बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पर मंडे को आपका वीडियो जाना था। तबीयत मेरी ख़राब थी, थोड़ा थका भी था, इसलिए वीडियो ना डाल के आपको हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने पास रखे रहिएगा और धीरे धीरे एक एक हम चेक करेंगे, फिर आप लोगों से हम मांग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट किए थे, या वेक्टर एनालिसिस जो भी कहिए, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ कुल 4 तरह की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, टेंसर क्वांटिटीज़ और रेशियो क्वांटिटीज़। जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, और किन क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ की सही पहचान क्या है, ये हम बता दिए थे। स्केलर क्वांटिटी में भी हमने बता दिया था कि वे क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिया गया था और स्केलर क्वांटिटी की भी प्रॉपर्टी बता दी गई थी। तो जिस तरह से वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी हमने बताया था, वैसे ही स्केलर की भी 3 प्रॉपर्टी बताया था। पहला ये बताया था कि दोज क्वांटिटीज़ which requires only magnitude but not direction अरे स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन स्केलर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। और तीसरा बताया था कि स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा। ये हो गया था, और स्केलर्स के एग्जांपल्स भी हमने आपको बता दिए थे। अब थर्ड क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। तो तीसरी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। तो थर्ड क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। अभी हमने जो बताया था आपको कि वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है, वेक्टर। जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं, उनको स्केलर। ये 2 बताया। अब यदि आपसे पूछा जाए टेंसर क्वांटिटीज़ कौन है, तो सीधा बता दीजिए कि वे क्वांटिटीज़ जो ना तो पूरी तरह से वेक्टर हो, न ही पूरी तरह से स्केलर हो, उनको टेंसर कहते हैं। अब पूरी तरह से वेक्टर भी ना हो, पूरी तरह से स्केलर भी ना हो, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे हमने आपको बताया था, जो वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी लिखवाया हूँ, उसमें ये बताया था कि जो क्वांटिटी वेक्टर की तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वही वेक्टर कहलाएगा। यदि एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो उसको आप वेक्टर नहीं कह सकते। और स्केलर में भी 3 प्रॉपर्टी हमने बताया था और कहा था कि जो तीनों को फॉलो करेगी उन्हीं को स्केलर कहेंगे। यदि कोई क्वांटिटी ऐसी है जो स्केलर की या वेक्टर की 3 में से कोई 2 ही फॉलो कर रही है, तो वो ना वेक्टर स्केलर नहीं आएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो ना तो वेक्टर हो ना तो स्केलर हो, उनको हम टेंसर कहते हैं। तो टेंसर का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, या ऐसे भी लिख लीजिए, ए क्वांटिटी व्हिच इज neither vector nor scalar called tensor quantity, called tensor quantity। यानी जो क्वांटिटी ना तो पूरी तरह से वेक्टर हो ना पूरी तरह से स्केलर हो, उनको टेंसर कहेंगे। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस क्वांटिटी के विषय में आप जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है।
यहाँ थोड़ा सा समझा दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वेक्टर या स्केलर दोनों नहीं है। देखिए, जैसे वेक्टर के लिए ज़रूरत क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, डायरेक्शन चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाए और सिंपल मैथ से ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सके। यदि ये तीनों कहीं फॉलो करता है तब उनको आप वेक्टर कहोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा स्केलर किसे कहेंगे? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की नहीं, जिनको सिंपल मैथ से ऐड या सब्ट्रैक्ट सिंपल अलजेब्रा से किया जा सके और जिनका डायरेक्शन चेंज करने पर वैल्यू चेंज ना हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब ये सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो इसका मतलब कि इसमें स्केलर की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी स्केलर की है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा, डायरेक्शन बदल दिया जाए यानी बॉडी की एक्सिस बदल दी जाए तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो डायरेक्शन बदलने पर इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसका मतलब कि ये कैरेक्टर इसमें वेक्टर का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूरी तरह से ना तो वेक्टर के कैरेक्टर फॉलो हो रहे हैं ना तो स्केलर के कैरेक्टर फॉलो हो रहे हैं। इसलिए वे क्वांटिटीज जो ना तो पूरी तरह से वेक्टर हैं ना पूरी तरह से स्केलर हैं उनको हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा है रेशियो क्वांटिटी। तो वे क्वांटिटीज जो रेशियो रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम रेशियो क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो बताता है, दो मीडियम में लाइट के वेवलेंथ का रेशियो बताता है, इसलिए वो रेशियो क्वांटिटी हुआ। तो उसकी कोई खास अहमियत इस चैप्टर में रेशियो क्वांटिटी की नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। तो आपको हमने वेक्टर बताया, स्केलर बताया और टेंसर बताया। दो चीज़ और समझ लीजिए नोट में, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है, यह एक बड़ा सवाल है। इसमें तमाम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कि इसको हम वेक्टर कहें या स्केलर कहें। तो आपको हम बता दें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब वेरी स्मॉल हो, यानी लगभग अंदाज में बता रहा हूँ 5 डिग्री से कम, तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, इसलिए वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5 डिग्री से ज़्यादा हो या बड़ा हो तो उस समय वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। तो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर और स्केलर दोनों है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर इफ वेक्टर फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड स्केलर फॉर लार्ज मैग्नीट्यूड। ये स्पेशली याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर दोनों है, क्योंकि स्मॉल मैग्नीट्यूड के केस में ये वेक्टर रूल को फॉलो करता है और लार्ज मैग्नीट्यूड के केस में ये स्केलर रूल को फॉलो करता है। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप वेक्टर स्केलर दोनों कह सकते हो। कुछ कंडीशन में वेक्टर है, कुछ कंडीशन में स्केलर। सेकंड, एरिया के विषय में यदि हम कहें तो एरिया इज जनरली ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स इट ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया है तो स्केलर, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी जगह
इसको वेक्टर जैसा ट्रीट किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला बताया वेक्टर और दूसरी क्वांटिटी स्केलर, टेंसर रेशियो छोड़ दीजिए। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो प्योर वेक्टर हैं, कुछ ऐसी हैं जो प्योर स्केलर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो वेक्टर स्केलर दोनों नहीं हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कुछ ऐसी हैं जो वेक्टर स्केलर दोनों हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एरिया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एरिया प्योर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में कई जगह इसको वेक्टर जैसा ट्रीट किया गया है। तो इस तरह आपने देखा कि फिजिक्स में क्वांटिटीज़ को उनके बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टी के बेस पर 4 पार्ट में बांटा गया: वेक्टर, स्केलर, टेंसर और रेशियो क्वांटिटी। चूँकि हमने बताया था कि जितनी भी क्वांटिटीज़ फिजिक्स में हैं उन सभी का नेचर, बिहेवियर एक जैसा नहीं है, इसलिए सारी क्वांटिटी फिजिक्स के सेम रूल को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए सभी क्वांटिटी की स्टडी हम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए क्वांटिटीज़ के स्टडी को इजी बनाने के लिए उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया था 4 पार्ट में: वेक्टर, स्केलर, टेंसर और रेशियो। तो वेक्टर में उनको रखा गया जो एक जैसे कैरेक्टर की थी, स्केलर में उनको रखा गया जो एक जैसे कैरेक्टर की थी, टेंसर में भी उनको रखा गया जो एक जैसे कैरेक्टर की थी, और रेशियो में भी उनको रखा गया जो एक जैसे कैरेक्टर की थी। लेकिन बाद में चल के ये देखा गया कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें भी कुछ क्वांटिटीज का बिहेवियर दूसरे तरह का है और कुछ क्वांटिटीज का बिहेवियर दूसरे तरह का है। इसीलिए बाद में चल के वेक्टर क्वांटिटी के भी 2 पार्ट कर दिए गए। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के कौन से 2 पार्ट किए गए इसको देखिए। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लें, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मैंने बताया कि उनमें 2 तरह के बिहेवियर वाली क्वांटिटीज दिखाई भी दी, इसलिए वेक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहां लिख सकते हो, वेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स। वेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स। पहला एक्सियल वेक्टर्स और दूसरा पोलर वेक्टर्स। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन वेक्टर क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्सियल वेक्टर और दूसरा पोलर वेक्टर। ये वेक्टर के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं और पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, इसको बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझिए। वे वेक्टर्स जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, और वे वेक्टर्स जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते उनको पोलर वेक्टर्स कहते हैं। बड़ा सीधा सा, बहुत ज़्यादा इसके गफलत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, और जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ए वेक्टर which shows rotational property called axial vector। ठीक है, तो वे वेक्टर जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में
जितनी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनके पहले एंगुलर वर्ड लगा हो सब एक्सियल वेक्टर में आएंगी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी की सारी क्वांटिटी जो अभी दिखाया है, अभी लिखा हूं मैं, ये सब की सब रोटेशनल प्रॉपर्टी शो करती हैं, इसलिए इन सभी क्वांटिटीज को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं उनका डायरेक्शन आप जान लीजिए, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक एक्सियल वेक्टर बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक बताया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं इन सब का डायरेक्शन सेम होता है। तो इसमें से किसी का भी डायरेक्शन पूछा जाए आप एक ही तरह से बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है और इस बॉडी का कुछ भी पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताइए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताइए, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या कीजिए कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कीजिए। अपने फिंगर्स को, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, तो अपने फिंगर्स का जो घुमाव है ये उंगलियों का, उसको बॉडी के मोशन की तरफ रखिए जिधर बॉडी मूव कर रही है, तो जिधर थंब आएगा उधर ही डायरेक्शन इन सभी का होगा। तो मान लीजिए ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, अब इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर किसी का डायरेक्शन पूछा जाए तो राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, बाहर की ओर आ रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ दिखा देंगे। मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है जो क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, तो ऐसे आप देखिए फिंगर्स का टर्न मोशन की तरफ करिए, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको नीचे की तरफ दिखा देते हैं। तो इस तरह से जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं किसी का भी डायरेक्शन पूछा जाए तो बॉडी जिस तरफ रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी हिसाब से आप थंब रूल से बता सकते हो। बस ये है कि बॉडी जिधर मोशन कर रही है फिंगर का टर्न उधर कर दीजिए, अंगूठे की तरफ सारे एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये पूछा जाता है आपसे। तो ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं उनका डायरेक्शन हो गया। अब आता है पोलर वेक्टर। तो वे वेक्टर जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो यहां लिख सकते हो कि वेक्टर which does not show rotational property called पोलर वेक्टर। तो वे वेक्टर जो रोटेशनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। तो इन सभी जितने के आगे एंगुलर लगा है उनको छोड़कर सारे वेक्टर पोलर होते हैं। जैसे एग्जांपल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब के सब पोलर वेक्टर हैं। ठीक है, और पोलर वेक्टर जिधर मोशन करते हैं उनका डायरेक्शन उधर ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वेक्टर्स को बाद में चल के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक्सियल और पोलर, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टरों का निरूपण, इसको हिंदी में कह सकते हो वेक्टरों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
वेक्टरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको जानने के पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम वेक्टरों को निरूपित ही क्यों करते हैं, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट ही क्यों करें, क्या जरूरत है वेक्टरों को रिप्रेजेंट करने की। यदि आपके दिमाग में सवाल चलता है या आपसे कोई पूछता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट क्यों करते हो, तो उसका जवाब आप दे दें। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब जितने वेक्टर क्वांटिटी हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नया अलजेब्रा होगा। जैसे जो सिंपल मैथ आप पढ़ते हो, हमने बताया है कि उस सिंपल मैथमेटिक्स से वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जब सिंपल मैथमेटिक्स से वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नई मैथमेटिक्स होगी। तो वेक्टर्स क्वांटिटी जितने भी हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए एक नई मैथमेटिक्स है जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, इसी मैथमेटिक्स से वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यदि वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है, सीखना है, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। और वेक्टर अलजेब्रा पूरी तरह से बेस्ड है रिप्रेजेंटेशन पर। तो यदि आपसे अब कोई पूछे कि वेक्टरों को रिप्रेजेंट क्यों करते हो, ज़रूरत क्या है, तो आप सीधा सा उनको जवाब दे दीजिए कि हम जानते हैं कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक नई मैथमेटिक्स है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, और पूरी की पूरी वेक्टर अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन पर ही आधारित है, रिप्रेजेंटेशन पर ही बेस्ड है। इसलिए हमें वेक्टरों का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ोगे वेक्टर अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। और जब वेक्टर अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वेक्टर क्वांटिटीज को ना तो ऐड कर सकते हो, ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज फिजिक्स में जितनी भी मिलेंगी उनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। और वेक्टर अलजेब्रा तभी समझ में आएगा जब आप रिप्रेजेंटेशन आपको आता हो। इसलिए वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको बता दिया। अब जानते हो कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर्स को एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए, क्योंकि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसलिए सोचा गया कि वेक्टर क्वांटिटी जितने भी हैं उनको एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए कि वो सिंबल मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए। इसी को ध्यान देते हुए वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। The head of arrow represents direction and length of arrow represents magnitude। तो वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड डायरेक्शन बताता है और एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो सीधा एरो से रिप्रेजेंट कीजिए। एरो का ये जो हेड है ये डायरेक्शन बता देगा
अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो की ये जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देती है। और इस तरह से चूंकि एरो एक इतना बढ़िया सिंबल है जो डायरेक्शन भी बता दे रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता दे रहा है। हेड डायरेक्शन बता दे रहा है और लेंथ मैग्नीट्यूड बता दे रहा है। और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दोनों काम हो जा रहा है किससे, एरो से। इसलिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे सुटेबल सिंबल एरो है, इसीलिए हर वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यही जरूरी है, क्योंकि जब रिप्रेजेंट करना आप जान जाएंगे तो आगे वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैरेक्टर क्या है, उनका एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्ट, सब आसान हो जाएगा। बस वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा आसान हो जाएगा। आगे हम बता रहे हैं कि वेक्टरों को रिप्रेजेंट कैसे एरो से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान से समझिए इसको, और हमने एक क्वेश्चन दे दिया, रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हम दे रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है, उसमें से एक दो हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप कॉपी पर कर लीजिएगा रिप्रेजेंट, क्योंकि जब तक इसका पूरा आप मैच्योर नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, आगे दिक्कत होगी। पहला एक्सीलरेशन। अच्छा, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जब भी फोर्स लिखिए तो ऊपर उसके एरो लगा दीजिए। तो जब किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पहचान होती है। तो जैसे एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो हमने लगा दिया। मान लीजिए हमने कहा कि एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन बता दिया नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तीसरा दे दिया डिस्प्लेसमेंट 450 मीटर नॉर्थ साउथ। अगला हमने दे दिया फोर्स 225 न्यूटन साउथ वेस्ट। फिर हमने बता दिया आपको टॉर्क 75 न्यूटन मीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी ये मीन्स नॉर्थ ईस्ट। फिर हमने आपको दे दिया मोमेंटम, मोमेंटम दे दिया हमने आपको 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन है 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू साउथ। हमने एक वेक्टर वैसे ही दे दिया आपको Q, जो है आपका 300 यूनिट, और ये हो गया 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। ये आपको हमने 7 एग्जांपल्स दिए। अब इन सभी को फेयर कॉपी में बाकायदे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें से हम एक ये बता दे रहे हैं, एक ये बता दे रहे हैं, और एक ये बता दे रहे हैं। 3 हम बता दे रहे हैं और 4 आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। ये तो आपको पता है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सबको एरो से ही रिप्रेजेंट करना है, और जितने के ऊपर एरो लगा है सब वेक्टर हैं। ये जितना भी मैंने लिखा है सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन सभी को एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे फोर्स हो, चाहे टार्क हो।
सबको एरो से ही रिप्रेजेंट करना है, और ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करना है जिसका हेड ये डायरेक्शन बताए वेक्टर का और जिसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, पहला है क्वेश्चन आपका, एक्सीलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन के पहले, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के पहले डायरेक्शन इंडिकेटर समझे, जो आप पहले से जानते हो। जैसे ये डायरेक्शन इंडिकेटर है, ये आपको पता है, इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, इस डायरेक्शन में वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ये आपको पता है पहले से। तो ये डायरेक्शन इंडिकेटर की हेल्प ली जाएगी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय, ये याद रखिएगा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ में। तो आपको करना क्या है कि एक ऐसा एरो बनाना है जिसकी लेंथ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और जिसके हेड का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो। फिर एक बार ध्यान दो, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सबको रिप्रेजेंट तो एरो से ही करना है, इन सबको एरो से ही करना है, और एरो की लेंथ इतनी रखिए जितना इसका मैग्नीट्यूड है, और एरो का हेड उधर रखिए जिधर इनका डायरेक्शन है। तो अब हमें एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्सीलरेशन को भी हम एक एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। उस एरो की लेंथ होनी चाहिए कितनी, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस एरो का हेड किधर होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। अब हमें एक ऐसे एरो खींचना है जिसकी लेंथ इतनी हो और हेड नॉर्थ की तरफ हो। अब हमारे लिए समस्या है कि मार्केट में जितनी भी स्केल हैं वो या तो सेंटीमीटर में है या इंच में है, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कोई स्केल मार्केट में नहीं मिलती है कि हम एक स्केल लेके इतना लंबा लाइन खींच दें, एरो खींच दें। इसलिए इससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए कि हम एक पैमाना मान लेते हैं। तो पैमाना कुछ भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि लेट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो मैंने बताया ना कि जैसे एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो एरो से ही करेंगे। एरो की लेंथ इतनी होनी चाहिए, वेलोसिटी को जिस एरो से रिप्रेजेंट करोगे उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को जिस एरो से रिप्रेजेंट करोगे लेंथ इतनी होनी चाहिए, फोर्स को जिस एरो से रिप्रेजेंट करोगे लेंथ इतनी होनी चाहिए। यानी जिस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे उनकी लेंथ ये होनी चाहिए। अब चूंकि हमारा स्केल न्यूटन में नहीं है, मीटर पर सेकंड में नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं है, तो उससे आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमने मान लिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जब इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर हो गया तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब एक एरो ऐसा बनाना है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और हेड किधर हो, नॉर्थ की तरफ। तो क्या करिए, डॉटेड लाइन से डायरेक्शन इंडिकेटर बना जाइए। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। डॉटेड लाइन से बनाना है, यहाँ ओ लिख दीजिए जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। अब चूंकि एक्सीलरेशन 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने कितना माना, 1 सेंटीमीटर, तो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने 4 सेंटीमीटर। तो एक स्केल से नापकर एक ऐसा एरो खींचिए जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और हेड किधर हो, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से स्केल से नापना शुरू कीजिए और 4 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ नाप दीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर माने 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, और हेड किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पर लिख देंगे एरो पर कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए दूसरा रिप्रेजेंट करना है आपको, टॉर्क 75 न्यूटन मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए।
टॉर्क इज इक्वल टू 75 न्यूटन मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब यहां भी हम एक स्केल मान लेंगे। हमने मान लिया कि 25 न्यूटन मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, जैसे भी मानिए आपकी मर्जी। तो जब 25 न्यूटन मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिए तो 75 न्यूटन मीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब हमको टार्क को रिप्रेजेंट जिस एरो से करना है उसकी लेंथ कितनी खींचनी है, 3 सेंटीमीटर। किधर की ओर, नॉर्थ ईस्ट। तो फिर हम डायरेक्शन इंडिकेटर डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहाँ ओ हो गया। अब हम एक ऐसा एरो बनाएंगे जिसकी लेंथ कितनी हो, 3 सेंटीमीटर। एरो किधर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच, यानी ये 90 डिग्री है तो यहाँ से 45 डिग्री पर आप एक एरो बनाइए जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो और हेड इधर हो, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू 75 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सब नाप जोख के बनाना है, ठीक है। तो इसको बाकी जो होमवर्क दिया हूँ उसको कायदे से कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में एक आध और प्रैक्टिस, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट बॉक्स में आप दे देना। हम अगले वीडियो में और भी जो फंसेगा उसको समझा देंगे। और रिप्रेजेंटेशन कायदे समझ लीजिए, आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर पढ़ाया हूँ, जो दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उनका नोट आपको बढ़िया अपना लिखा हुआ प्रोवाइड कर दें। संभवतः कल प्रोवाइड करेंगे, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। थैंक यू, खुश रहिए।